नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज हम जिस विषय पर डिस्कस करेंगे उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम GDM कहेंगे। यह विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं डिस्कस करूँगा आप समझेंगे। क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसका जानकारी एक जो कॉमन पब्लिक को होना और स्पेशली जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं या एक्सपेक्टिंग लेडीज़ के हस्बैंड्स को होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले GDM क्या होती है? GDM से बनता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये नॉर्मल डायबिटीज़ के मरीज़ों से फ़र्क होता है। एक्चुअली डायबिटीज़ को हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 तरीके के ग्रॉसली और ब्रॉडली। एक तो होता है टाइप 1 डायबिटिक, जिसके अंदर इंसुलिन या बनती नहीं है या शुरू में कम बनती है और बाद में बननी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कुछ साल में। दूसरे होते हैं टाइप 2 डायबिटिक, जिसके अंदर इंसुलिन बनती तो है लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती और धीरे धीरे इंसुलिन का बनना कम होता जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में ऑलमोस्ट सारे मरीज़ शुरू के ही 5-7 साल 10 साल डायग्नोज होने के बाद इंसुलिन पर आ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में आए या ना आए, लेकिन जो तीसरी कंडीशन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायबिटीज़ है, इसलिए इसको हमने टाइप 1 और टाइप 2 में नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि जनरली देखा गया है कि डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, इसलिए इसको अलग कंसर्न में दिया गया है और इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये बताते हैं, वो काफ़ी रिलीव फील करती हैं। फिर चौथी अलग वेरियस टाइप ऑफ डायबिटीज़ आती है, जिसमें जहाँ पे जीन्स के डिफेक्ट वगैरह से डायबिटीज़ होती है, बट वो हमारा विषय नहीं है। क्या डायबिटीज़ बढ़ रही है ये जेस्टेशनल डायबिटीज़? हाँ, इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। अब सवाल आता है ये क्यों होती है और इसके होने के टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद चौथे महीने या 5वें महीने में डिटेक्ट की जाती है, क्योंकि तब प्रेगनेंसी हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, और उससे जिन लेडीज़ में इंसुलिन रिजर्व कम होता है उनको ये हो सकती है। हर लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कई लोग तो कंपेंसेट कर लेते हैं ज़्यादा बना के, लेकिन जिन लोगों में उनका बेसिक शरीर में इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी कम होती है, उनको फिर ये डायबिटीज़ हो जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एज़ कम्पेयर टू डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर कोई लेडी को डायबिटीज़ है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने शुगर कंट्रोल अच्छे तरीके से नहीं की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अनकंट्रोल ब्लड शुगर जो GDM नहीं है में कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में आने की कहीं ज़्यादा होती हैं। ये मेन बात है। लेकिन GDM में जो डेवलप ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद होती है, जब बच्चे के बेसिक इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं, तो इसमें कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ का होना जनरली कम होता है। ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर लूँ कि GDM के अंदर कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होने का चांस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी ही तब होती है जब उनको शुरू से ही, मतलब उनको प्रेगनेंसी डायबिटीज़ के ऊपर होती है। अब एक सवाल आता है कि इसका इलाज ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ इससे पहले हम ये कर लें कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। इतनी सारी जिस तरीके आ गए हैं कि सब कुछ याद करना मुश्किल है, लेकिन एक डिप्सी क्राइटेरिया हम आजकल लेते हैं कि कोई लेडी, चाहे उसने खाना खाया हुआ हो या ना खाया हुआ हो, अगर वो क्लिनिक में आती है, आप उनको 75 ग्राम ग्लूकोज दीजिए और उसके 2 घंटे बाद उसकी शुगर चेक कर लीजिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसने उस समय खाली पेट है या खाना खाया हुआ है। अगर 2 घंटे बाद शुगर 140 से ऊपर आती है तो उसको GDM है। ये लेटेस्ट क्राइटेरिया लेके हम चलते हैं।
अब इसका इलाज ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी शॉक्ड होती है, भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी शुगर थोड़ी सी ज़्यादा आ गई तो क्या है। अब इसमें उनकी काउंसलिंग और उसके हस्बैंड की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और एक बनाने का मकसद ये भी है कि जो मेरे पेशेंट जीडीएम के हैं, अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनको अपने आप अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसे होता है कि जो पेट में बच्चा है उसका पैंक्रियास जब 1.5 महीने का हुआ तो उसने इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। अब जो माँ है, अगर उसकी शुगर ज़्यादा आती है तो उसका पैंक्रियास मैक्सिमल कैपेसिटी करके भी इंसुलिन नहीं बना पा रहा, लेकिन बच्चे का पैंक्रियास तो ठीक है, उसको शुगर बनानी चाहिए 140 के हिसाब से, और वो शुगर बना रहा है 180 190 के हिसाब से जो माँ की ब्लड शुगर है, तो वो ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है। और इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, और एनाबॉलिक हार्मोन होने का मतलब है कि वो वज़न बढ़ाता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का वज़न बढ़ता जाता है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैक्रोसोमिया कहते हैं। और बच्चा जो पैदा होता है तो रिलेशन बड़े खुश होते हैं जी, 4 किलो का बच्चा है या 3.5 या 3.25 किलो का बच्चा है, तो इसमें ज़्यादा हैप्पीनेस की बात नहीं है। इसका मतलब है कि मे बी मदर को अनकंट्रोल्ड जीडीएम रहा हो। जितने ये वेल बेबी शो में छोटे छोटे बच्चे जो गोलू गोलू करके हम घूमते हैं, कहीं इनको मदर्स को जीडीएम तो नहीं रहा। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है कि 9 महीने तक गायनाकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को एक माँ की तरह पालती है और उसके साथ उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। और जनरली डॉक्टर्स की इमेज ऐसी बना के रखी गई है कि वो सिजेरियन फालतू में करते हैं। अब जब डिलीवरी का टाइम आता है तो प्रेग्नेंट लेडी, एक्सपेक्टेंट लेडी की जो मदर इन लॉ है, वो कई बार गायनाकोलॉजिस्ट पे वज़न डालती है कि डॉक्टर साहब कोशिश कर लो, नॉर्मल डिलीवरी कर दो। अगर ऐसे मदर्स की जिनके बच्चे का साइज़ ज़्यादा है, अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की गई जो कि उचित उस समय नहीं है, तो बच्चा पैसेज में अटक सकता है। उसकी बाजू खींचो तो उसके बाजू का पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी कहते हैं उसको। और ऐसे बच्चों में सिजेरियन करना ज़रूरी होता है। पहली बात तो जीडीएम को कंट्रोल रखो, मैक्रोसोमिया हो ही नहीं तो सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर पड़ जाए तो सिजेरियन को ऐसे बच्चों में ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी इनमें काफ़ी कॉमन होती है, और अगर ना ली जाए तो कई बार बच्चे की यूट्रस के अंदर ही ख़त्म होने का चांस रहता है। और एक और चीज़ इसमें ज़रूरी होती है कि इन्फेक्शंस, जो माँ है उसमें क्योंकि वो डायबिटिक है उसमें इन्फेक्शंस आ सकते हैं। जो वाटर है अराउंड द बेबी वो कम हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे को दिमाग में रखने चाहिए। एक और बात ज़रूरी ये होती है कि जब डिलीवरी का टाइम आता है उस समय अगर माँ की शुगर ज़्यादा है और बच्चा एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी पेंक्रियास की कैपेसिटी बढ़ी हुई होती है और ज़्यादा इंसुलिन बना रहा होता है, और बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में आए वो प्लेसेंटा से कट ऑफ होकर उसकी शुगर 140 तक आती है और इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है। तो ऐसे बच्चों में हाइपोग्लाइसेमिया होने का चांस ज़्यादा होता है अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसकी शुगर ज़्यादा हो। तो ये 4-5 कॉजेज़ हैं जो हर एक एक्सपेक्टेंट मदर को पता होने चाहिए कि उसको अपनी शुगर उस समय नॉर्मल रखनी है। जब इतना पता लग गया तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नेचर के साथ रहना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना और अपने खाने पीने का सिस्टम ठीक करना, जो एक अच्छा डाइटिशियन आपको बता लेगा। मोटे तौर पर जितनी भूख लगी हो उसका 10% कम खाना और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना। जैसे आप 3 बार लेते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, आप बीच में 11 बजे भी खा लीजिए और शाम को 5-6 बजे भी खा लीजिए, हर बार का मील कम कर दीजिए। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप कम कम खाएंगे तो ग्लूकोज में एब्जॉर्प्शन स्लोली जाएगी, तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में स्लो जाएगा तो उससे अवेलेबल इंसुलिन ज़्यादा अच्छे तरीके से असर कर पाएगी। और ट्रीटमेंट में केवल इंसुलिन,
कुछ स्टडीज कहते हैं कि मेटफॉर्मिन भी दिया जा सकता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट हम देते हैं अगर लेडी प्रेग्नेंट इसी के ऊपर हुई हो तो हम कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज हमारा एम होता है कि हम पेशेंट को इंसुलिन पे कंट्रोल करें, क्योंकि इंसुलिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके माँ तक, ये बच्चे तक नहीं जा पाती। लेकिन अगर आप गोलियां देंगे तो सारे बच्चे में जाके बच्चे की शुगर लो होने का चांस होता है। इंसुलिन प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करती। और इंसुलिन किस तरीके से दी जाए ये तो आपके डॉक्टर ही बताएंगे, बट उनको ये इंसिस्ट मत करो डॉक्टर साहब मुझे गोली पे ही कंट्रोल कर दो। और ये बेस्ट टाइम होता है माँ बाप को काउंसलिंग करने का कि जब बच्चा होएगा, दुनिया में आएगा, तो उसको ढंग से रखना है, उसको तरीके से पौष्टिक आहार खिलाना है, एक्सरसाइज करानी है, क्योंकि ऐसी मदर्स के बच्चे 5, 7, 10 साल की उम्र तक सब मोटे हो जाते हैं। और एक बड़ा कॉमन सवाल प्रेग्नेंट लेडीज अपने डॉक्टर से पूछती हैं कि क्या मैं बाद में ठीक हो जाऊंगी? तो इसका आंसर है हाँ। 95% लेडीज प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पर आ जाती हैं। लेकिन अगर वो अपना ध्यान ना रखें, एक्सरसाइज ना करें, खाने पीने का सिस्टम ठीक ना करें, अपना वेट बढ़ने दें, तो ऐसे लेडीज हर साल 5% डायबिटिक कन्वर्ट होती जाती है। यानी कि 100 हैं उनमें से 95 ठीक रहेंगी, 5 को अगले साल शुगर हो जाएगी, जो बच जाएंगी उनमें 5% को अगले साल हो जाएगी। इसलिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझने का कि आगे का लाइफ बड़ी संभल के चलनी है। मेरे ख्याल से इतना बताना काफ़ी है। बाकी आपके डॉक्टर, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फिजिशियन और आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपके लिए बेस्ट राय दे पाएंगे। और अगर आपको मेरे इस तरीके के इंटरेक्शन अच्छे लगते हों, कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। और अगर आपका कोई रिलेशन प्रेग्नेंट है और उसको इस तरह की राय का फ़ायदा होगा तो ये मेरा जो है आगे शेयर कर देना। शुक्रिया।